लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम डिराक इक्वेशन को बिना किसी बहुत लाग लपेट के डिराइव करते हैं। तो डिराक इक्वेशन का जो डेरिवेशन है दो तरीके से होता है। एक तो वो तरीका है जो डिराक ने खुद फॉलो किया था, और दूसरा तरीका थोड़ा सा स्मार्ट है जिसमें कुछ मतलब स्टेप्स में हम डिराक इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं डिराक इक्वेशन पहले है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिराक इक्वेशन की जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो हमको पता है कि जो रिलेटिविटी है उसमें जो आपका एनर्जी होता है और मोमेंटम होता है, ये दोनों आपस में इस फार्मूले से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने लिखा पी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, जहाँ पे आपका जो पी है ये 4 वेक्टर है जिसको हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में पी म्यू, और एम क्या है आपका रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल है। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा P0 एंड P0, इसी तरह से ये P1 एंड P1, और ये हो जाएगा P2 एंड P2, एंड ये हो जाएगा P3 एंड P3, और ये हो जाएगा M स्क्वायर C स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो P होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं 4 मोमेंटम को। इसको हम लिखते हैं E/C। E क्या है? टोटल एनर्जी है, और यहाँ पे जो 3 वेक्टर है वो है आपका मोमेंटम वेक्टर, और इसका जो कोवेरिएंट फॉर्म होता है उसको हम लिखते हैं E/C और -P। यहाँ पर हम लोग जो नोटेशन है या फिर जो कन्वेंशन है वो यूज कर रहे हैं मीट्रिक के लिए, ईटा म्यू इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा 1 -1 -1। चाहे तो हम इसको -1 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो चीज़ लागू करेंगे जो अधिकतर किताबों में यूज किया गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि जो P0 है दिस इज इक्वल टू P0, और जो P1 है ये क्या है? P1 के अपोजिट है। इसी तरह से P2 क्या है? ये P2 के अपोजिट है, और P3 क्या है? ये P3 के अपोजिट। यहाँ पे याद रखना ये स्क्वायर नहीं है, इसको हम इंडेक्स बोलेंगे। P2 पढ़ेंगे, इसको P3 पढ़ेंगे। जब स्क्वायर होगा तो हम ब्रैकेट बना के स्क्वायर बनाएंगे। जैसे अगर हमको स्क्वायर लिखना है P2 का तो हम ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको जो ब्रैकेट के ऊपर है इसको स्क्वायर पढ़ेंगे और इसको बोलेंगे P2 स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए क्योंकि हम यहाँ पे इसका फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ से फार्मूले से क्या लिख सकते हैं? P0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा P1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा P2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा P3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा M स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए P0 हमने लिखा था E है तो E/C का होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? P, इसको हम लिख सकते हैं P1 स्क्वायर, और P1 को क्या लिखा जाता है? P1 को लिखा जाता है Px स्क्वायर, और ये हो जाएगा Py का स्क्वायर, और ये हो जाएगा Pz का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका M स्क्वायर C/2 या MC स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं E स्क्वायर/ C स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर P का स्क्वायर, और ये हो जाएगा M स्क्वायर और C स्क्वायर। जहाँ पे आप अगर चाहे तो P स्क्वायर को उस तरफ अगर भेज दें तो ये हो जाएगा E स्क्वायर/ C स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर P स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C स्क्वायर। तो अगर आप C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका E स्क्वायर C स्क्वायर एंड वेक्टर P का स्क्वायर एंड M स्क्वायर एंड C स्क्वायर, और यही क्या है आपका आइंस्टाइन मास रिलेशन फार्मूला। ठीक है, यही आपका आइंस्टाइन मास रिलेशन फार्मूला है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। E स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। गुड। तो अब इसका जो ऑपरेटर फार्मूलिज्म है वो क्या है? तो द सेम इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म, इन ऑपरेटर फॉर्म, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वांटाइजेशन। तो क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी डायनामिकल वेरिएबल है, एनर्जी, मोमेंटम, सबको ऑपरेटर में हम बदल रहे हैं। तो ऑपरेटर फॉर्म में ये चीज़ क्या हो जाएगी? ऑपरेटर P स्क्वायर, और किसी फंक्शन पे मान लो हमने कहा एक फंक्शन फाई साई जो भी लेना है आपको ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा? M स्क्वायर C स्क्वायर, और ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो x है आपका, x जो है आपका 4 वेक्टर है, मतलब x को आप लिख सकते हैं t और x y एंड z। यहाँ पे x कौन सा है हमारा? जो यूजुअल x y z है, और ये जो x है जिसको हमने बाएं तरफ लिखा हुआ है दिस इज 4 वेक्टर। आपको देखने में एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल एक जैसा है भी, लेकिन अब हम क्या करें, हमारे पास इंडिसेस की प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे भी हम 4 डायमेंशन स्पेस की बात करते हैं वहाँ पे x का मतलब ये चारों होते हैं। या अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T एंड वेक्टर R। अब मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।
तो मोमेंटम फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो पी म्यू है, इसको हम कैसे लिखते हैं, आई एच बार पार्शियल म्यू। ये इसका जो है ऑपरेटर फॉर्मेट है। तो इसका जो आप देखेंगे, ये जो फॉर्मेट है ये हो जाएगा आई एच बार पार्शियल म्यू। और ये जो पार्शियल म्यू है इसका मतलब होता है पार्शियल एक्स म्यू, जहाँ पे एक्स म्यू को हम क्या लिखते हैं, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में। तो इसको लिखते हैं सी टी एंड एक्स वाई एंड जेड, जबकि एक्स म्यू जो कोवेरिएंट होता है उसको लिखते हैं सी टी माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो पार्शियल जीरो है वो क्या हो जाएगा आपका, आई एच बार पार्शियल जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे आई एच बार पार्शियल जीरो का मतलब होता है पार्शियल अपान पार्शियल एक्स जीरो, और एक्स जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे सी टी है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई एच बार, और नीचे क्या हो जाएगा आपका पार्शियल और ये हो जाएगा सी पार्शियल टी। तो आप इसको लिख सकते हैं आई एच बार और सी, और ये हो जाएगा पार्शियल टी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पार्शियल जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरह से, और ये आई एच बार है ना, तो आई एच बार पार्शियल जीरो हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, ये जो ऑपरेटर है आपका ये कुछ और नहीं है, ऑपरेटर ये कुछ और नहीं है आपका पार्शियल जीरो वाला, ये क्या है, ई ऑपरेटर डिवाइडेड बाय सी। क्योंकि ई ऑपरेटर को हमको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में क्या लिखते हैं, ई ऑपरेटर को लिखते हैं आई एच बार पार्शियल टी। तो आपने देखा कैसे जो है इसका जो ऑपरेटर का पी म्यू का जो जीरोथ कंपोनेंट है वो कुछ और नहीं है बल्कि एनर्जी ऑपरेटर है। सिमिलरली अगर हम देखें वन कंपोनेंट के लिए तो ये क्या हो जाएगा, आई एच बार वन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई एच बार पार्शियल वन, जिसको मतलब हम लिख सकते हैं आई एच बार पार्शियल एक्स वन। जब ये नीचे होता है तो ये ऊपर लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा आई एच बार, और ये जो पार्शियल एक्स है इसको हम लिखेंगे पार्शियल एक्स, क्योंकि आप देखिए एक्स वन यहाँ पे क्या है, एक्स ही है। और इसको हम क्या लिखते हैं पार्शियल एक्स को, इसको हम लिखेंगे माइनस आई एच पार्शियल क्या होता है, ये होता है आपका पी एक्स होता है, पी एक्स ऑपरेटर होता है। तो हमने क्या देखा, आई एच बार ये आपका पी एक्स ऑपरेटर हो गया, और इसी तरह से आई एच बार तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी वाई, और आई एच बार पार्शियल जेड ये क्या पार्शियल थ्री ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस पी जेड ऑपरेटर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको ऊपर कर दें तो अगर हम ऊपर कर दें तो आई एच बार पार्शियल वन को देखते हैं, तो वन को मतलब ऊपर लिख दिया हमने, तो ये आपका बन जाएगा आई एच बार। अब जब जो ये ऊपर होता है इंडेक्स इसका तो इसको हम लिखते हैं पार्शियल एक्स वन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन वाले के लिए नीचे है ये, तो ये हो जाएगा आई एच बार और ये हो जाएगा माइनस पार्शियल एक्स। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पी एक्स ऑपरेटर। सिमिलरली हम कह सकते हैं आई एच पार्शियल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वाई ऑपरेटर, और आई एच बार पार्शियल थ्री ये क्या हो जाएगा पी जेड ऑपरेटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर इसको देखें पूरे को तो पी स्क्वायर आप समथिंग 5x ये क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर और सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 5x। अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख दें आई एच बार पार्शियल म्यू एंड एक आई एच बार यहाँ पे भी है पार्शियल म्यू, और ये क्या हो जाएगा एक्टिंग ऑन सम 5 और ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर सी स्क्वायर 5x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आई एच मतलब हो जाएगा माइनस एच बार स्क्वायर और पार्शियल म्यू एंड 5 ऑफ एक्स और ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर 5 ऑफ एक्स। अगर इन सबको एक साथ ले लें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, पार्शियल म्यू एंड पार्शियल म्यू प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपान एच बार स्क्वायर और पूरा एक्ट कर रहा है किसके ऊपर 5x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल म्यू और पार्शियल म्यू को देखिए क्या लिखेंगे पार्शियल जीरो और पार्शियल वन और पार्शियल टू एंड पार्शियल थ्री। इसको हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/c और पार्शियल t और ये हो जाएगा 1/c पार्शियल t और यहाँ पे क्या लिखेंगे पार्शियल x होता है पहला वाला और दूसरा वाला क्या होता है पार्शियल x। इसी तरह से पार्शियल y एंड पार्शियल
वाई, और ये हो जाएगा पार्शियल जेड एंड पार्शियल जेड। तो आप इसको अगर पूरे तौर पे लिखें तो ये हो जाएगा 1² सी स्क्वायर एंड पार्शियल 2 पार्शियल T2, और ये हो जाएगा पार्शियल 2 पार्शियल x2 पार्शियल 2 पार्शियल y2 एंड पार्शियल 2 पार्शियल z2। तो आप इसको अगर एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा पार्शियल 2 एंड पार्शियल T2, और ये हो जाएगा, ये कुछ और नहीं बल्कि लाप्लासियन है। और इस ऑपरेटर का एक नाम है, इसको बोलते हैं डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर। डी एलम्बर्ट के नाम से बना हुआ है, एलम्बर्शियन, तो डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर हो जाएगा, या इसको बॉक्स ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्योंकि देखो जैसे आप देखते हो उसमें इसको जो डेल स्क्वायर है इसको लाप्लासियन बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। और इसका एक रूप ये भी होता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है। इसमें कितने हैं, 3 आर्म्स है ना, तो 3 आर्म्स मतलब कि 1 2 3 हो गया XYZ। और इसमें ज़रा देखिए कितने आर्म्स हैं, 4 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 आर्म हो गया। तो ये दोनों जो है इसलिए अलग अलग टाइप के लिखे जाते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं, जो इक्वेशन हमने देखा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बॉक्स प्लस m² c² अपॉन h² और एक्टिंग ऑन सम फाई ऑफ x, और इसका फेमस नाम है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन बोलते हैं इसको। और क्लेन गॉर्डन इक्वेशन से पहले इसको सबसे पहले डिराइव किया था किसने, श्रोडिंजर ने, पर उन्होंने इसकी कुछ प्रॉब्लम के कारण, जो मैं कभी और डिस्कस करूँगा, निगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम के कारण इसको अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया। बाद में लोगों ने जाना कि श्रोडिंजर ने सबसे पहले इसको डिराइव किया था, पर क्लेन गॉर्डन ने इसको बोल्डली लोगों के सामने रखा, इसलिए इसके नाम से फेमस है। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑपरेटर है आपका, कौन सा ऑपरेटर, p² और एक्टिंग ऑन सम लेट अस से फाई x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m² c² और फाई x। ये जो इक्वेशन बना हुआ है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, p² माइनस m² c² और ये हो जाएगा फाई x। तो ये इक्वेशन जो दिख रहा है यहाँ पे जो ऑपरेटर है, तो सवाल ये है कि डिराक कोशिश कर रहे थे कि इस ऑपरेटर को हम क्या लिखें, इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। p² आपने देखा ये भी सेकेंड ऑर्डर है, और टाइम भी सेकेंड ऑर्डर और स्पेस भी सेकेंड ऑर्डर। तो इसको उन्होंने कहा कि क्या हम इसका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ले सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस ऑपरेटर, रूट ऑफ दिस ऑपरेटर ये क्या होगा। तो डिराक ने जो है कहा कि इसका स्क्वायर रूट 2 चीज़ों को कंटेन करना चाहिए। पहला चीज़ तो जो है ये p भी होना चाहिए उसमें, और दूसरा क्या होना चाहिए, मास भी होना चाहिए। 2 पैरामीटर हमारे पास है, मोमेंटम और मास। तो जो भी इसको, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी, एनी स्क्वायर रूट ऑपरेटर मस्ट बी या मस्ट कंटेन मोमेंटम p एंड मास m। तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेटर क्या होगा, ये ऑपरेटर जो है एनर्जी ऑपरेटर होगा। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो एनर्जी के करस्पॉन्ड होता है, तो डिराक ने प्रपोज किया कि हैमिल्टनियन, डिराक प्रपोज्ड ए हैमिल्टनियन। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर को उन्होंने कैसे लिखा, डिराक ने कहा कि ये स्क्वायर रूट है और इसको क्या कंटेन करना चाहिए, p। तो हमने लिख दिया, चलो p लिख दिया, और क्या लिख दिया, m। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो इसका फॉर्म होता है एनर्जी का होता है, तो एक तो हो गई मास एनर्जी, तो मास एनर्जी के साथ में कोई हमने कहा पैरामीटर है या कोई कोफिशिएंट है जिसको उन्होंने कहा बीटा, और ये p है। अब p जो है आपका क्या है, ये वेक्टोरियल फॉर्म में भी है, वेक्टर और ऑपरेटर फॉर्म में भी है। तो इसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करें, क्योंकि जो आपका हैमिल्टनियन होना चाहिए ये सॉर्ट ऑफ स्केलर ऑपरेटर होना चाहिए, तभी तो इसकी एनर्जी वैल्यू स्केलर आएगी। तो इसको हम कैसे जो है स्केलर बनाएं, तो इसको स्केलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कोई ऐसे पैरामीटर है या कोई चीज़ है अल्फ़ा, हमने कहा कि अल्फ़ा ले लिया हमने। अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा कुछ होगा, अभी हमको पता नहीं है राइट द मोमेंट। तो अल्फ़ा डॉट पी, तो अब देखिए यहाँ पे p भी आ गया और ये m भी आ गया, दोनों आ गए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब बीटा और अल्फ़ा क्या चीज़ है हमको भी नहीं पता है। डायमेंशनली देखते हैं, तो अल्फ़ा का डायमेंशन मुझे नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, p और c का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का होता है। तो यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन। अब देखिए ये पूरा जो हैमिल्टनियन है एनर्जी का डायमेंशन में है, सो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट।
तो ये हमारे पास हो गया। अब अल्फ़ा और बीटा हमको नहीं पता है कि क्या है, तो जो भी है, तो हमको क्या उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि जो एच स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी एनर्जी ऑपरेटर। तो एनर्जी ऑपरेटर कितना है आपको पता है, ये ई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और ई स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, अभी आपने देखा था सी स्क्वायर। मतलब अगर इसको हम ऐसे लिखें इक्वेशन फॉर्म में, तो समथिंग फाइव एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका ई स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स, ऐसा होना चाहिए क्वांटम मैकेनिकली। तो हम चलो देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो हम लिख देते हैं सी अल्फ़ा डॉट पी और बीटा एम सी स्क्वायर, और इसके बाद क्या लिखा, सी अल्फ़ा डॉट पी एंड बीटा एम सी स्क्वायर, और ये लिख दिया हमने फाइव ऑफ एक्स। और ई स्क्वायर कितना होता है, ये होता है सी स्क्वायर और वेक्टर पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी टू पावर फोर होगा, सॉरी सी टू पावर फोर, और ये हो जाएगा कितना फाइव ऑफ एक्स। यहाँ पे भी हमने कुछ गड़बड़ किया होगा ना, सी टू पावर फोर नहीं लिखा क्या, हाँ सी टू पावर फोर एनर्जी वाले में, हाँ यहाँ पे भी सी टू पावर फोर होगा। ओके, तो चलो ये देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो आप ऑपरेटर को अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा सी अल्फ़ा डॉट पी, और क्या हो जाएगा सी अल्फ़ा डॉट, इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि पी ऑपरेटर है, और ये हो जाएगा पी, और इसके बाद हो जाएगा सी अल्फ़ा डॉट पी और इंटू बीटा, और ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा डॉट पी, और ये आपका क्लोज हो गया ब्रैकेट, और ये हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी टू पावर फोर, और ये पूरा ऑपरेट कर रहा है किसके ऊपर, फाइव के ऊपर। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एंड वेक्टर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड सी टू पावर फोर एक्टिंग ऑन फाइव ऑफ एक्स। और हमको ये भी पता है कि पी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एनी फाइव एक्स, ये क्या देगा हमको, ये हमको देगा वेक्टर पी ऑफ फाइव एक्स। वेक्टर पी क्या है, यहाँ पे आइगन वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं कि हमको क्या मिलने जा रहा है यहाँ पे। तो इन सबको अगर हम साथ में ले लें तो ये ऐसा दिखाई देगा सी स्क्वायर अल्फ़ा डॉट, इसको हम अब पी लिखेंगे क्योंकि ये यूज हो चुका है, और ये हो जाएगा सी, अच्छा हाँ बीटा के साथ एम सी भी है ना, तो ये एम सी स्क्वायर मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, मैं भूल गया था लिखना, तो एम सी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका एम सी क्यूब, और ये हो जाएगा आपका बिग ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा डॉट पी और बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट पी, और ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना बीटा स्क्वायर एंड एम स्क्वायर सी टू पावर फोर, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका सी स्क्वायर एंड वेक्टर पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर एंड सी टू पावर फोर, और ये हो जाएगा फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए फाइव जो है अब जनरल सॉल्यूशन है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं आर्बिट्रेरी। तो आप ये आइडेंटिटी तभी ट्रू होगी जब हम इसको ऐसा लिखें, अल्फ़ा डॉट पी स्क्वायर प्लस एम सी क्यूब एंड अल्फ़ा डॉट पी, और ये हो जाएगा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट पी और प्लस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी टू पावर फोर, और एक इसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी है तो कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग वी गेट हमको मिल जाएगा सी स्क्वायर अल्फ़ा डॉट पी होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर एंड वेक्टर पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमको अल्फ़ा डॉट पी मल्टीप्लाई प्लस बीटा एंड बीटा अल्फ़ा डॉट पी, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट राइट में नहीं है, कोई भी फैक्टर। और तीसरा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी टू पावर फोर, तो ये कंपेयर करिए तो आपको मिलेगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू वन। तो अल्फ़ा और बीटा जो है जो कुछ भी है इनके लिए ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो सी स्क्वायर बेटा दीजिए, क्या ज़रूरत है इसको, या रुकिए एक स्टेप हम और लिख देते हैं ना।
तो ये हो जाएगा MC³ और ये हो जाएगा MC³। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा डॉट पी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p² और अल्फ़ा डॉट पी ये वेक्टर है एंड बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट पी इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका β² इक्वल टू 1। ये हमारा सेट ऑफ कंडीशंस हो गया अल्फ़ा और बीटा के लिए। तो चलो इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। तो अल्फ़ा डॉट पी मतलब क्या हो जाएगा, α1 p1 प्लस α2 p2 प्लस α3 p3 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा p²। तो p² को लिखेंगे p1² प्लस p2² प्लस p3 ऐसे लिखते हैं p1 होल स्क्वायर प्लस p2 होल स्क्वायर प्लस p3 होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं ऐसा करके। अब लेफ्ट साइड को देखते हैं जरा, इसको एक्सपेंड करेंगे कितना हो जाएगा α² p1² फिर α² p2² और ये हो जाएगा α3² एंड p3² और इसके बाद 2 α1 और α2 एंड p1 एंड p2 फिर कितना हो जाएगा इधर 2 α1 α3 एंड p1 एंड p3। यहाँ पे याद रखना α1 और α2 का जो आइडेंटिटी है उसको हम स्विच नहीं करेंगे और ये हो जाएगा 2 α2 α3 और ये हो जाएगा p2 एंड p3 और इसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा 2 α2 α1 एंड p2 p1 फिर मिलेगा 2 α3 α1 p3 p1 और इधर मिलेगा 2 α3 α2 एंड p3 p2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गया p1² एंड p2² एंड p3²। अगर हम सारे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट क्या मिलेगा हमको, तो हमको देखिए p1² वाले कौन कौन से कोफिशिएंट है, एक ये है तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमको यहाँ से मिल जाएगा कि α1² इक्वल टू 1, इसी तरह से α2² इक्वल टू 1 और α3² इक्वल टू 1, ये कंडीशन मिल गई। और क्या मिला यहाँ पे α1 α2। अब चूँकि p1 p2 क्या होते हैं, सेम होते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं α2 α1 और ये हो जाएगा 0। सिमिलरली क्या हो जाएगा α2 α3 और α3 α2 इक्वल टू 0 और एक और बचेगा हमारे पास अल्फ़ा का, तो वो हो जाएगा α1 2 हो गया, 2 3 हो गया एंड 3 1 हो गया। तो α1 एंड α3 ये क्या हो जाएगा α3 α1 के साथ ऐड होकर के ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें इन चारों को एक साथ, इन चारों को अगर हम एक साथ लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं αi और αj प्लस αj एंड αi इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 डेल्टा ij। ठीक है, तो अगर मतलब हम 1 1 रखें तो चेक कर लेते हैं फॉर i एंड j इक्वल टू 1 तो हो जाएगा α1 प्लस α1 एंड α1 इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा 1 1। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा 2 α1 का स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा डेल्टा 1 1 होता है 2 तो हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप क्या हो गया α1² इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम i और j को अलग अलग कर दें i नॉट इक्वल टू j या लिख दें i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू रख दें हम 2, जहाँ पे i j 1 क्या है ये आपके 1 2 3 तक रन करते हैं, सॉरी नॉट ईयर, यहाँ पे i और j क्या करते हैं 1 2 3 में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा α1 α2 प्लस α2 α1 और ये हो जाएगा 2 डेल्टा 1 2 और डेल्टा 1 2 कितना होता है 0, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा का हमको पता है कि इंडिसेस सेम नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे α1 α2 प्लस α2 α1 ये आपको 0 मिल गया जो हमने यहाँ पे पहले ही देखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो पूरा आपने लिखा हुआ है सेटअप αi αj प्लस αj एंड αi
इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 2 डेल्टा आई जे। इसको अगर हम एक साथ लिखें तो इसको हम लिखते हैं एंटी कम्यूटेटर अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे, और ये हो जाएगा 2 डेल्टा आई जे। तो कुछ ये मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इस अलजेब्रा को आप याद रखना। और साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि एक हमारे पास सेटअप और है, वो सेटअप का है अल्फ़ा डॉट पी एंड बीटा ए वाला जो है ना। नाउ इसको ज़रा हम बॉक्स में कर दो कि हमारे काम आने वाला है आगे। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, हमको यहाँ पे मिल गया बीटा अल्फ़ा डॉट पी और अल्फ़ा डॉट पी, और ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू 0, ऐसा हमको पता है। तो हम लिख सकते हैं बीटा, और इसको लिखेंगे अल्फ़ा 1 P1, अल्फ़ा 2 P2, अल्फ़ा 3 P3, और सिमिलरली यहाँ पर जाएगा अल्फ़ा 1 P1 प्लस अल्फ़ा 2 P2 एंड अल्फ़ा 3 P3 एंड बीटा इक्वल टू 0। तो आप इसको अगर साथ साथ लिखें तो हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 1, और इधर कितना हो जाएगा P1, और इधर हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 2 P2 एंड बीटा अल्फ़ा 3 P3, और इधर कितना हो जाएगा अल्फ़ा 1 P1। तो P1 आप यहाँ पे ऑपरेटर नहीं रह गया है, और सॉरी ऑपरेटर फॉर्म में है या वेक्टर फॉर्म में है, तो उसको आप अलग कर सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा ये कुछ और भी हैं, तो इसलिए आप इसको P के साथ कम्यूट नहीं कराएंगे। P समथिंग अलग है, अल्फ़ा बीटा समथिंग अलग है। तो P1 हो गया, और इस तरह से अल्फ़ा 2 बीटा ये क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, और अल्फ़ा 3 बीटा ये हो जाएगा P3 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब हम देखें P1 और P2 के जो कोएफिशिएंट को कलेक्ट करें तो ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 बीटा, और ये हो जाएगा P1। इसी तरह से क्या हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा P2, और इसी तरह से बीटा अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 बीटा, ये क्या हो जाएगा P3 इक्वल टू 0। और ये एक आइडेंटिटी है, तो इसके जो P1 P2 के कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा 0। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ P, तो हमको क्या मिलेगा बीटा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 बीटा इक्वल टू 0, बीटा अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा इक्वल टू 0, बीटा अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 3 बीटा इक्वल टू 0। अगर इनको हम एक नट शेल में लिखें एक साथ में तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा आई बीटा इक्वल टू 0। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये भी हमारे काम का है। और तीसरा जो सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, बीटा बीटा इक्वल टू 2, बीटा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2, हम ऐसा हमेशा लिख सकते हैं। अब इसको देखो यहाँ पे क्या है, बीटा कुछ है अल्फ़ा कुछ है, तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, तो हम एक असाइनमेंट देते हैं। तो लेट अस कॉल बीटा इक्वल टू गामा 0। तो ये कैसा दिखाई देगा, तो दिखाई देगा आपको गामा 0 और इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया 2। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम एक और असाइनमेंट देते हैं। तो गामा आई को क्या लिखते हैं हम, या इसको नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऊपर नीचे की जगह हम अब नीचे नीचे करेंगे अभी। ये हो गया हमारा गामा 0 इक्वल टू 2 हो गया, या इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं गामा 0 बोथ इक्वल टू 2 हो गया, दोनों ही तरीके से। अब एक अगला असाइनमेंट हम क्या कर रहे हैं, गामा आई को क्या लिखते हैं हम बीटा अल्फ़ा आई लिख देते हैं, और या गामा आई को क्या लिखेंगे बीटा अल्फ़ा आई लिख देते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमको क्या मिलने जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि बीटा अल्फ़ा आई, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा आई बीटा, ये हमारा कितना है, आप देखिए यहाँ पे 0 है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा और बीटा अल्फ़ा आई,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा अल्फ़ा आई और क्या हो गया यहाँ पे बीटा और इक्वल टू 0। तो अभी आपको हमने असाइनमेंट दिया था, ये होता गामा 0 और इसको क्या लिखा था गामा आई, और ये क्या हो गया गामा आई और ये क्या हो गया गामा 0 इक्वल टू 0। तो इनफैक्ट जो है क्या हो गया हमको मिल गया एंटी कम्यूटेटर ऑफ गामा 0 एंड गामा आई, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे गामा म्यू एंड गामा न्यू, और ये क्या हो गया आपका ये डेल्टा म्यू न्यू टाइप का दिख रहा है। लेकिन रुकिए यहाँ पे एक कैविट है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डेल्टा की जगह कुछ और यूज करने जा रहे हैं। अभी आपको ये पता था कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, अल्फ़ा स्क्वायर कितना होता है वो भी 1 होता है। लेकिन अगर हम देखें गामा 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो चला चेक करते हैं कितना होगा गामा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 1 का होल स्क्वायर होगा। तो इसको ले सकते हैं बीटा अल्फ़ा 1 और बीटा अल्फ़ा 1। पर आपको पता है बीटा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 बीटा क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं बीटा अल्फ़ा 1 और ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 बीटा लिख सकते हैं इसको आप। तो ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 और ये हो जाएगा बीटा। अल्फ़ा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे -1 और ये हो जाएगा बीटा। तो ये क्या हो गया माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर होता है 1, तो ये हो गया -1। तो यहाँ पे अगर ये क्रोनिकल डेल्टा होता तो 1 1 क्या होता है ये आपको 1 देता, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है गामा म्यू एंड गामा न्यू, और ये क्रोनिकल डेल्टा जगह जो है ये आपका 2 और ये हो जाएगा आपका ईटा म्यू न्यू टाइप का करेक्टर दे रहा है। इसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो म्यू न्यू क्या है आपका लॉरेंज टेंसर है, और आई क्या है यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है जो इसी ऑर्डर का है जिस ऑर्डर का म्यू एंड न्यू है। तो हमको क्या मिल गया, हमको ये करेक्टर मिल गया, और ये करेक्टर सबको सेटिस्फाई करता है। चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि जो पूरा अलजेब्रा है वो पूरा यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चाहे हम देख लें 0 0 रख दें यहाँ पे, तो 0 0 के लिए क्या हो जाएगा 2 ईटा 0 0 और ये हो जाएगा आई। यहाँ पे ईटा मैं लिख देता हूँ ईटा म्यू न्यू को, जो पहले भी लिखा था डायगोनल, ये कितना है 1 -1 -1 -1 है। तो आप यहाँ पे देखिए ईटा 0 0 कितना है यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2 एंड आई, और ये कितना हो जाएगा गामा 0 प्लस गामा 0 एंड गामा 0, तो मतलब गामा 0 का स्क्वायर और प्लस गामा 0 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 आइडेंटिटी। गामा 0 का स्क्वायर मतलब हो गया आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 2 आइडेंटिटी, और ये 2 है मतलब 2 दोनों तरफ में है, तो ये 2 हो गया। तो इसके लिए सच है। अब दूसरा भी देख लेते हैं गामा 1 एंड गामा 2 के लिए देख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 ईटा 2 क्या ले लें 1 ले लें पहले ना, तो 1 ले लें, तो 2 ईटा 1 1 हो जाएगा एंड आइडेंटिटी। अब चेक करते हैं, तो गामा 1 मतलब हो जाएगा गामा 1 का स्क्वायर एंड गामा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 ईटा 1 1 कितना होता है यहाँ देखिए -1 होता है, तो 2 -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी। और इसको कितना लिखा था हमने माइनस आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू -2 आइडेंटिटी, ये भी सच है। तो मतलब ये कनेक्शन 1 1 के लिए भी सच है। और अगर हम जो है यहाँ पे 2 2 ले लें तो, या 1 2 ले लें, गामा 1 2 ले लें, तो हो जाएगा 2 ईटा 2 1 हो जाएगा और आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ईटा 1 2 आपको पता है यहाँ से कि इसमें डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो 2 1 तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 0। अब इसको क्या लिखेंगे गामा 2 गामा 1 प्लस गामा 1 गामा 2 इक्वल टू 0। चलो चेक करते हैं क्या ये उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हम जानते हैं चीज़ों को। तो अल्फ़ा 2 होता है बीटा अल्फ़ा 2 और गामा 1 कितना होता है बीटा अल्फ़ा 1, ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 1 और ये हो जाएगा कितना बीटा अल्फ़ा 2। और इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा अल्फ़ा 2 बीटा, तो यहाँ पे आप इसको शफल करेंगे, इसको शफल करेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 2 और ये हो जाएगा कितना माइनस अल्फ़ा 1 बीटा, और ये कितना हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 1, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इसको माइनस अल्फ़ा 2 बीटा, नहीं इसका उल्टा बल्कि कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, सफलिंग हम पहले टर्म करते हैं। तो इसको लिख देते हैं अल्फ़ा 2 बीटा माइनस, और ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 1, और इधर कितना हो जाएगा ना, ये भी माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा 1 बीटा एंड बीटा अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1, और ये हो जाएगा कितना अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, क्योंकि हमको पता है कि बीटा क्या होता है
बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ से देखिए ये कितना है, ये पूरा जो है एंटी कम्यूटेट करता है, हमको पता है ये 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 ये भी सच है। तो इस तरह से हमारे पास जो सारे अल्फ़ा बीटा हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा म्यू गामा न्यू, और ये हो गया एंटी कम्यूटेटर, और ये हो गया 2 ईटा म्यू न्यू एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। और इसी तरह से इसका जो दूसरा फॉर्मेट है वो ऐसे लिखा जा सकता है, एंड 2 ईटा म्यू न्यू एंड आइडेंटिटी, जहाँ पे आपको फिर से मैं बता देता हूँ ईटा म्यू न्यू और ईटा म्यू न्यू ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इनफैक्ट इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 इस फॉर्मेट में आता है। और ये क्या हो जाएगा आपका ईटा म्यू न्यू, ऊपर जो है तो नीचे अगर कर दे तो भी इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये भी वही है 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो ये जो आपका सिस्टम है ये वाला, इसको बोलते हैं क्लिफोर्ड अलजेब्रा, इसका नाम है क्लिफोर्ड अलजेब्रा, मैथमेटिक्स वालों ने पहले दे दिया था। तो अब इसके साथ में हम अगर लिखें तो जो आपका h है वो ऑपरेटर क्या बनेगा, तो नाउ h कितना है हमारे पास, c अल्फ़ा डॉट p प्लस बीटा mc स्क्वायर। तो हम क्या लिखें, हम लिखें c अल्फ़ा डॉट p। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर को हमेशा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा अल्फ़ा डॉट p, और ये हो जाएगा आपका बीटा को क्या लिख सकते हैं गामा 0 और mc स्क्वायर। तो अब चलो यहाँ पे देखो क्या मिलता है हमको, c इसको लिख सकते हैं बीटा अल्फ़ा, और एक बीटा यहाँ पे पहले से है, और डॉट p प्लस गामा 0 mc स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे c बीटा कितना लिखा हमने, गामा 0 लिखा, और बीटा अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, गामा वेक्टर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका p प्लस क्या हो जाएगा आपका ये गामा 0 mc स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो गामा 0 हो गया यहाँ पे। अब इसको हम अगर देखें साथ में तो गामा 0 कॉमन है, सी भी कॉमन है, तो सी गामा 0 हो गया। इधर कितना हो गया आपका गामा डॉट p हो गया, और इधर कितना हो गया mc स्क्वायर हो गया, ओके। mc सॉरी स्क्वायर क्यों होगा, mc हो गया, ओके। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास अब एक चीज़ रह गई है यहाँ पे हमारे पास कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे। तो आपको पता है कि इसको हम गामा 0 को हटाना चाहते हैं, ठीक है, इस गामा 0 को हम हटाना चाहते हैं। तो कैसे हटाएं गामा 0 को, इसको हटाने का कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सी अल्फ़ा डॉट को यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छा, एच ऑपरेटर कितना होता है, एच ऑपरेटर हमको पता है कि जो कुछ भी होना चाहिए ये होना चाहिए कितना, दिस मस्ट बी आई एच बार, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई ऑपरेटर लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ई बाई सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बाई सी, और इसको अगर हम किसी चीज़ पे ऑपरेट करा रहे हैं तो ये मान लीजिए साई है, तो इधर भी क्या हो जाएगा साई हो जाएगा ओवरऑल, और इधर भी हो जाएगा साई, और ये हो जाएगा इस तरह से साई, और ये हो जाएगा ई साई, और ये हो जाएगा आपका साई, और ये हो जाएगा साई, और इधर भी हो जाएगा ई साई। तो ठीक है, अब अभी चीज़ें अच्छी हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ई सी, और सॉरी सी यहाँ पे हट जाएगा ना, आप सी हो गया, और ये हो जाएगा कितना गामा डॉट पी, और ये हो जाएगा ओवरऑल गामा 0 और माइनस गामा 0 mc, और ये क्या हो गया आपका साई ऑफ x इक्वल टू 0, ऐसा दिखने लगा आपको।
स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से गामा जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गामा जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा ई बाई सी, और ये क्या हो जाएगा गामा, और सॉरी गामा जीरो पहले से, पहले लिखिए इसको, माइनस गामा जीरो, तो गामा जीरो एक और गामा जीरो हो गया, तो गामा डॉट पी, और ये हो जाएगा गामा जीरो एंड एम सी, और ये हो जाएगा साई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से ये हो गया गामा जीरो, और इसको क्या लिखते हैं हम, पी जीरो लिखते हैं, पी जीरो ऑपरेटर, और ये कितना हो जाएगा, गामा जीरो हो गया 1, तो ये क्या हो गया आपका प्लस गामा आई एंड पी आई ऑपरेटर हो गया, और इधर कितना हो गया गामा जीरो स्क्वायर है, ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम सी, और ये क्या हो गया आपका साई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। तो आप इसको अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं गामा म्यू एंड पी म्यू ऑपरेटर, और ये हो गया एम सी, और ये क्या हो गया साई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम इस नोटेशन, इसको बोलते हैं फाइनमैन स्लैश नोटेशन। तो एम सी और क्या हो गया साई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये आपका हो गया डिराक इक्वेशन, ये आपका डिराक इक्वेशन बन गया। अब डिराक इक्वेशन बन गया तो इसको अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एच बार और गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू एंड माइनस एम सी, और ये हो गया साई एक्स इक्वल टू जीरो। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एच बार गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ साई ऑफ एक्स इक्वल टू एम सी ऑफ साई ऑफ एक्स। ये भी आपका डिराक इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, तो इन दोनों को भी हम एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं डिराक इक्वेशन के। ठीक है, ये हमारा डिराक इक्वेशन हो गया। थैंक यू वेरी मच।